जी लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को मैंने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटीज, ठीक है, इस तरह इफेक्टिव रेट, इक्विवेलेंट रेट, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को डिस्कस की थी। हाँ जी, वो आगे जाकर मैं भी लिखा था। अच्छा जी, तो अब मेन जो हमारी डिस्कशन चल रही थी वो चल रही थी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से रिलेटेड। आपका ने कहा था नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया करें जिसकी एनपीवी पॉजिटिव हो, नंबर 1, और अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं तो फिर जिसकी पॉजिटिव में मैक्सिमम हो वो लिया करें। अब एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इसकी वर्किंग हम जरा देखते हैं। जी अब ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने ली है। अच्छा, पहले तो इनका मतलब थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। ये बेसिक एग्जांपल है, मैंने कैश फ्लो खुद बना के दिए हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें आपने कैश फ्लोज खुद बनाना होते हैं। तो अभी बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कैश फ्लो बना के दिए, फिर स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे कैसे बनाते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ईयर 0 का क्या मतलब है। ईयर 0 का मतलब होता है इमीडिएटली टुडे, यानी आज, यानी स्टार्ट ऑफ ईयर 1। ईयर 1 का मतलब होता है एंड ऑफ ईयर 1, ऑल्टरनेटिवली स्टार्ट ऑफ ईयर 2। ठीक है, कभी आपका एग्जामिनर कहेगा ईयर 1 के एंड पे पेमेंट करनी है, कभी आपका एग्जामिनर कहेगा ईयर 2 के स्टार्ट में पेमेंट करनी है। तो ईयर 2 का स्टार्ट भी 1 ही होता है। इसका मतलब फिर ईयर 2 का क्या मतलब होगा? एंड ऑफ ईयर 2 या फिर स्टार्ट ऑफ ईयर 3। ठीक है, तो एक तो ये चीज का ख्याल रखिएगा, अगर आपने कोई भी कैश फ्लो गलत ईयर में लिख दिया, एनपीवी गलत हो जानी है, डिसीजन इफेक्ट हो जाना है आपका। दूसरा, जो आउटफ्लो होगा ना उसको ब्रैकेट में, और जो इनफ्लो होगा उसको विदाउट ब्रैकेट लिखा करें। अच्छा, अब मसले नीचे ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या चीज। वैसे इसके ऊपर हमने चैप्टर पढ़ना है, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आप लोग हो कंपनी, आप लोगों के पास पैसे कहां से आए होंगे? या तो इक्विटी की फॉर्म में पैसे आए होंगे, तो या फिर
डेट की फॉर्म में पैसे आए होंगे, और ये पैसे आगे जाके आपने कहीं पे करने होते हैं इन्वेस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न चाहिए, अच्छा मुझे बताइए, ये जो इक्विटी पार्टिसिपेंट आपको इक्विटी में कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, क्या ये फ्री में आपको पैसे मिले होते हैं? नहीं, इसकी कॉस्ट पड़ती है आपको। क्या कॉस्ट पड़ रही होती है? डिविडेंड देना पड़ता है। ठीक है, इनकी जो कॉस्ट पड़ रही होती है ना, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जिन्होंने आपको डेट फंड प्रोवाइड किया, क्या इसकी कॉस्ट पड़ती है या नहीं? इसका भी इंटरेस्ट पड़ रहा होता है, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। अब जब हम पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं यार एटलीस्ट इतने पैसे वहां से मिल जाएं कि जिन लोगों ने मेरे पैसे दिए हुए ना, मुझे, मैं उनकी कॉस्ट पूरी कर जाऊं। ठीक है, अब यहां पे जब पैसे इन्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे कहूंगा यार आपको कितना रिटर्न चाहिए, तो आप मुझे कहेंगे जी इतना तो मिल जाए कि जो मेरी कॉस्ट है ये पूरी हो जाए। फर्ज करें आपको मैं कहता हूं यार इस प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, इसमें 80% इक्विटी का पैसा, 20% मैं डेट का लगाऊंगा, तो 80-20 के हिसाब से इनकी कॉस्ट निकालेंगे, उसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो ये चीज मैंने आपको दी है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होता है इस पे पूरा एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये अब हम लोगों ने एक डेटा लिया और इसकी एनपीवी निकाल के देखते हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। अगर मैं वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर ना करूं तो मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए और मिल कितने गए? 40, तो 5,000 का तो प्रॉफिट बनता है ना। तो इसका हिसाब से तो मुझे देखा जाए तो कर लेना चाहिए, चलो पैसे तो आ रहे हैं, प्रॉफिट तो हो रहा है। लेकिन हमने क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकाल के चेक करना है, तो हम पहले इनकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालेंगे फिर आगे करेंगे। उसका तरीका ये होता है कि आप लोग ना फैक्टर फाइंड आउट करोगे। आज का 1 रुपया आज के 1 रुपये के इक्वली वर्थ रखता होगा, तो 0 का फैक्टर हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब ये फैक्टर हमने कैसे निकालना है? कल आपने कहा था ना 1/1 + r रेज़ टू पावर n, ये काम करना है आपने। अच्छा, अब आप लोगों का क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ, उस तरह कैलकुलेट कर लिया करें, टाइम बच जाता है। देखिए यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10% था ना। तो आपने क्या करना है, 1/1 + r। जब इक्वल टू करेंगे ना, ये ईयर 1 का फैक्टर आ जाएगा। फौरी तौर पे डिवाइडेड बाय 1 + r इक्वल टू करेंगे ना, ये ईयर 2 का फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग चली जाती है कांस्टेंट में। उसके बाद सिंपल आप इक्वल टू करते जाओ, अगले साल के फैक्टर खुद ही आते जाएंगे। जैसे यहां पे आपने मुझे कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो पहले मैं क्या करूंगा, 1/1.1 इक्वल टू, फिर करूंगा डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू, उसका इक्वल टू करते जाएं, अगले फैक्टर आते जाएंगे। ठीक है, दूसरा कैलकुलेटर पे आप लोग अपना करके देख लें, यही रिजल्ट आ रहे हैं। यही आ रही सबके।
ठीक है। तो अदरवाइज आपको पता है ये फैक्टर बुक के अंदर टेबल भी दिया होता है, वहां से भी आप देख सकते हो, लेकिन टेबल में एक डेफिनेट रेट्स हैं, हर किस्म का उसमें नहीं है, और हमें तो किसी भी रेट का निकालना पड़ सकता है। तो इस वजह से इस तरह कर लेंगे, थोड़ा टाइम सेव हो जाया करेगा। आप लोगों को मैंने कहा था जब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, जब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो आपको ने कहा था अगर इसी को हम s से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। ये है फ्यूचर वैल्यू, ये है फैक्टर, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रेजेंट वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 35,000 आ जाएगा। इसको करूंगा तो 90908260 75106830। -3310। अच्छा, अब वैसे हमें क्या लग रहा था कि 5,000 का प्रॉफिट हो गया है, लेकिन जब हमने वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया तो पता चला 3,310 का नुकसान हो जाना है परचेजिंग पावर के हिसाब से। ये जो वैल्यू थी ये थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ये जो चारों हैं ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। आपका ने कहा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आपकी कहलाती है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये आप लोगों की इनफैक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू थी। अब अगर कभी एग्जामिनर डिसीजन पूछे तो क्या डिसीजन होगा, इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं? नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपका ने कहा था अगर एनपीवी, अगर देखें एनपीवी नेगेटिव आने का मतलब है ये प्रोजेक्ट 10% से कम रिटर्न दे रहा है, मुझे कॉस्ट 10% पड़नी है, इन्वेस्टमेंट करके वहां से 6% मिले तो मुझे फायदा क्या काम करने का, ऐसा, ठीक है। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट आपके जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। मतलब अगर ये फिगर पॉजिटिव की होती है तो ये 10% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो अगर मुझे 10% कॉस्ट पड़ रही है, उधर से 12 मिल जाए तो चलो 2% तो बच ही जाएगा, तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर कभी एनपीवी 0 आ जाए इसका मतलब है ये एग्जैक्टली उतना ही रिटर्न दे रहा है जितना आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा था कि अगर एनपीवी पॉजिटिव आए तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, और इसका मतलब अगर 0 या नेगेटिव आ जाए तो रिजेक्ट कर देना चाहिए। जो बताएं प्रेजेंट वैल्यू की इंक्रीज हो रहा है, आपने अभी इसमें मैंने कंपाउंडिंग वाला यूज, तो हमें कैसे पता लगेगा कैसे कंपाउंडिंग लगाना है? आपको मैंने ना उसके कल फीचर्स लिखवाए थे, सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट आफ्टर इक्वल इंटरवल फॉर अ डेफिनेट पीरियड। सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट है, अमाउंट भी इक्वल थी, इंटरवल भी बराबर था, पीरियड भी डेफिनेट था, ये एनुटी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला एनुटी से मैं सॉल्व कर सकता हूँ वो, लेकिन आगे स्टेप बाय स्टेप मैं चलता जाऊँगा फिर आपको कराऊँगा।
जी आप इसको ज़रा खुद ट्राई करें, एक तो दोनों के एनपीवी निकालें और फिर बताएं कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमेशा वहाँ नहीं होगा। हाँ जी, जी बढ़िया। जी हो गया सब। कितनी कितनी एनपीवी आई प्रोजेक्ट ए की, कितनी आई?
सर उसकी 96020 79440 आप लोग सर मैं कैलकुलेटर नहीं कर सबके डिफरेंट है। वो तो माइनस किया आ गया आउटपुट नहीं कर अच्छा, अब आप लोगों ने पहले तो लेने थे ना फैक्टर एट द रेट 5%। जी, 0 का तो 1 ही आ जाना था। अगला कितना आया? 0.952 से अगला 1.1 में आ रहा है 1 में कैसे आया? 0.863 और अगला 0.783। अब प्रोजेक्ट ई, इसकी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो 1 को जब 70,000 से मल्टीप्लाई करेंगे गलत है, ये 2.907 वो तो प्रोजेक्ट बी की 90 907 अगला 0.863 863। जो एनपी के फॉर्मूले में जो n होता है वो नंबर ऑफ पेमेंट्स होता है ईयर्स। यहाँ पे तो क्योंकि एनुअल ही है ना तो सेम ही आ जाते हैं। वैसे उसमें पेमेंट आना होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमेशा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट रिजल्ट में हम एनुअल की बेस पे करते हैं, इसलिए ईयर भी वही होंगे आपके। अच्छा जी, अब 30,000 इंटू 0.952 28560। नेक्स्ट 21810 और लास्ट वाला 11660 पॉजिटिव। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जब हम प्रोजेक्ट बी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो फिर 50,000 इंटू 1 करेंगे तो ये 50,000 ही आ जाएगा। देन 30,000 इंटू 0.92 करेंगे तो वही 28560। 10,000 को करेंगे तो 9070 और इसको करेंगे तो ये 25890। वन 3520। सर ये फैक्टर एक एनपी के फॉर्मूले से निकाल देगा। वो मैंने एंट्री कराना है आप लोगों को। एनओटी का जब होगा फिर इकट्ठा ही निकलता है, अलग अलग नहीं निकलता। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो इसका मतलब ये तो निकला ही एनपीवीज। अगर तो उसने कहा था ना एनपीवीज निकालो तो क्वेश्चन खत्म है। अगर उसने कहा को रिकमेंड करो कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूं तो फिर आंसर क्या होगा? फिर आपको बी के अंदर करना चाहिए। अब चलिए इसी के हम लोग एन्युटी के साथ भी इसको देख लेते हैं। एन्युटीज में मैंने आपका था ना सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए। तो देखिए किस्तों में पेमेंट हो रही, अमाउंट भी बराबर है, इंटरवल भी सेम है, डेफिनेट पीरियड भी है, तो इसको हम एन्युटी के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन को हम एन्युटी की मदद से सॉल्व करें
एक्चुअली करना क्या होता है, देखिए अब वो चले मैंने वो तो रेस कर दी, यहाँ से बता देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया था, पहले 30,000 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर इस वाले 30,000 को इसके फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इस वाले 30 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर उनका टोटल भी किया। तो ये भी हो सकता है ना कि मैं इनका टोटल करके एक ही दफ़ा 30,000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 30,000 को कॉमन ले लिया जाए। तो एन्युटी का कॉन्सेप्ट यही है कि वो हम कॉमन लेके उसको सॉल्व करते हैं। सो अब कितने साल का ये प्रोजेक्ट उस वक्त मैंने दिया हुआ था, ये वाला 4 साल का नहीं, 4 साल का नहीं, ठीक है। अब एन्युटी के अंदर इसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि 0 और फिर 1 से लेकर 4 तक, लेकिन कई स्टूडेंट जल्दी में इधर 40,000 लिख देते हैं कि 10,000 था। वो अमाउंट कॉमन लेनी एक ही दफा आएगी। यहां पे हमने क्यूमुलेटिव फैक्टर लेना होता है, मतलब उन फैक्टर्स का टोटल। तो उसके लिए मैंने आपको एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला लिखवाया था कि 1 - 1 over 1 + r raised to power n होल डिवाइडेड बाय r। तो 1 - 1 over 1.1 raised to power 4 over 0.1। थ्री 3.16 आगे क्या नहीं, इसका मतलब अब मैं इधर लिखूँगा 3.169 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 35,000 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3169 आ जाएगा 90, नेट कर लेंगे तो 3310। ठीक है, तो अगर आप उससे भी देखें तो आपका यही रिजल्ट आया हुआ था। तो ये जो एन्युटी फैक्टर है ना, इसे क्यूमुलेटिव फैक्टर भी कहते हैं। जैसे एसीसी का जो एग्जामिनर होता है ना, वो ये टेबल यानी वैल्यू जो है खुद बताता है। एक जगह उसने लिखा होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर, साथ अगले कॉलम में लिखा होता है क्यूमुलेटिव फैक्टर, कि जी जो भी आप लगाना चाहते हो या जो अप्लाई हो सके उसके मुताबिक कर जाओ। अब ये जो आपने एन्युटी फैक्टर निकाला है, ये किन किन ईयर के फैक्टर का सम था? हाँ, 1 से लेके 4 तक। ठीक है, अभी हमने जो पहले मैंने एग्जांपल सॉल्व की थी, आप उन चारों फैक्टर का टोटल करें ना, वो इतना ही बन रहा होगा। तो इस वजह से आपका ना इसको हम क्यूमुलेटिव फैक्टर भी कहते हैं। अच्छा, अब कई दफ़ा एग्जामिनर ये कर देता है। अच्छा, पहले तो ज़हन में आता है क्वेश्चन कि क्या ज़रूरी है एन्युटी से ही सॉल्व करूं? तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैं नॉर्मल तरीके से भी कर दूं। जैसे अभी पीछे किया था, आंसर तो यही था ना, डिसीजन तो यही निकला है, तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन जब कभी नंबर ऑफ़ ईयर्स बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब फ़र्ज़ करें 15 साल हो जाए, अब 15 साल के पहले मैं फैक्टर लिखूं, फिर मल्टीप्लाई करके 15 कीमतें लिखूं, फिर उन 15 का टोटल करूं, वो बहुत टाइम वेस्टेज हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ कहीं एन्युटी लग सकता हो, लगा के टाइम सेव किया जा सकता है। लेकिन एग्जामिनर कई दफ़ा क्या कर देता है कि एन्युटी की फिगर यानी कॉन्स्टेंट फिगर आना शुरू होती है, लेकिन पहले दिन से नहीं हो जाती, दरमियान में कहीं से जाके आना शुरू हो जाती हैं। मसलन अगर आप लोगों को मैं कुछ इस तरह का डेटा दे दूं,
ठीक है, अब मैंने आपको कहा ईयर 0 में आउटफ्लो 10,000, ईयर 1 में इनफ्लो 1,000, ईयर 2 में 2,000 और फिर 3 से लेके 6 तक 1500। 3 से 6 हर साल 1500 इक्वल अमाउंट आ रही है, इक्वल इंटरवल आ रहा है, डेफिनेट पीरियड भी आ रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर एन्युटी लग सकता है, लेकिन मसला ये है कि हर साल की कैश फ्लो की फिगर बराबर नहीं है, सिर्फ 3 से लेके 6 तक की बराबर है। तो इसको अब जब सॉल्व किया जाएगा, जीरो का फैक्टर हमेशा 1 ही होता है। अच्छा, अब मैं अगर एन्युटी फैक्टर निकाल लूँ इस तरह कि जी 1 - 1 ओवर 1.1 रेज़ टू पावर 6 ओवर 0.1, तो ये कब से कब तक का फैक्टर निकल आएगा? हाँ, ये तो निकलेगा 1 से लेके 6 तक का। देखिए कितना आता है, 4.35 आगे। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस तक ले लिया करें। तो ये एन्युटी फैक्टर निकला है 1 से 6 का। क्या आपको 1 से 6 का चाहिए? नहीं, हमें चाहिए 3 से 6 का। तो करना क्या है, इसमें से 1 वाला भी माइनस कर दें और 2 वाला भी माइनस कर दें, यानी 0.909, 0.826, 2.620। अब ये जो आ गया ना, ये फैक्टर आ गया 3 से लेके 6 तक का। अब जब प्रेजेंट वैल्यूज निकालेंगे, ये तो सीधा 10,000 नेगेटिव में, 909 पॉजिटिव आ गया, 1652 ये यार। और इस वाले को देखें 3930। थ्री 350 क्या कह रहे हैं इससे? हाँ, यानी आप कह रहे 7, 8, 9 उनकी कैश फ्लो डिफरेंट है, तो उनका अपने अपने फैक्टर लिखो। वो फैक्टर लेके माइनस को ऐड करना है? नहीं, वो तो फिर इस अपने साल का ही होगा ना। मतलब जैसे फर्ज करो मैं इस तरह करता हूँ 1.11 रेज़ टू पावर 7, तो ये ईयर 7 का फैक्टर आ गया। हमने मतलब इस तरह कम्युलेटिव निकालना है, ऊपर वाला ईयर होंगे वो माइनस करने से। हाँ जी। अब कई स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं यार 6 की जगह ना मैं 4 ले लेता हूँ। 4 लेंगे ना, वो पहले 4 आ जाने हैं। हमें 4 कौन से चाहिए थे? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हर साल के फैक्टर की वैल्यू डिफरेंट होती है ना, तो इसलिए रिस्पेक्टिव के हिसाब से करना होता है। ठीक है,
इसको एक और तरीका भी है सॉल्व करने का, भी मैं वो भी बताता हूँ, क्योंकि आपके पास पेपर में एक दो जगह एग्जामिनर ने वो यूज़ कर दिया हुआ है। जी आप कुछ सर वो सभी को भी समझ नहीं है, जो 7 नीचे हो तो फिर हम इसमें से उसको लेस कर देंगे। ये एनयूटी का फॉर्मूला है। एनयूटी का फॉर्मूला तब लगता है जब कांस्टेंट फिगर्स हों। ठीक है, आपने मुझे कहा 7वें साल की फिगर कुछ और है, 8वें की कुछ और है, तो वहाँ पे डिस्काउंटिंग वाला फैक्टर लगेगा, एनयूटी वाला नहीं लगना। दूसरा एनयूटी के लिए ये कर देंगे, उसके बाद फिर हाँ जी, उसके बाद फिर अपना अपना लिखना शुरू कर देंगे दोबारा। ठीक है, अब जैसे 7वें साल का ये आ गया, 8वें साल का निकालना है तो वो उसी तरह ही रेस्ट फॉर इट। ठीक है, तो आपको ने कहा इसका एक और तरीका भी होता है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। वो जो आई कैप ने आपके पास पेपर में एक दो जगह यूज़ किया है, अभी मैं इसलिए नहीं करा रहा कि आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह 2-4 क्वेश्चन मैं करा लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों ने बता दूंगा, क्योंकि वो कई दफ़ा स्टूडेंट ना सोल्यूशन देखते हैं, वो कहते हैं ये पता नहीं इसने क्या काम कर दिया हुआ है, तो वो एक अलग तरीका होता है। बहरहाल रिजल्ट आपके सेम आने होते हैं, जिस मर्जी तरीके से कर लें। मतलब अगर आप इस तरह कराते हैं तो भी ठीक है, वो जो एक ऑल्टरनेटिव तरीका और मैं बताऊंगा उससे कर लें तो भी ठीक है। हर साल का कैश फ्लो अलग अलग लिख के सॉल्व कर दें तभी हो जाना था। अच्छा, अब इसके अंदर ये तो भी मैंने आपको कहा ना बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, तो मैंने सारी वैल्यूज लिख के कर दी। आपको पेपर के अंदर सिनेरियो टाइप क्वेश्चन होता है, आमतौर पे 1-1.25 पेज का क्वेश्चन होता है थ्योरी पे, उसमें से आपने ढूंढनी होती कौन कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है, कौन कौन सी इरेलीवेंट है, और फिर जो रेलिवेंट है उसको किस ईयर में लिखना है। उसके बाद उन ईयर्स की कैश फ्लोज के टोटल किए जाते हैं तो ये फिगर निकलती हैं। उसके बाद फिर ये वाला काम शुरू होना है। ठीक है, तो मैंने तो सीधे ही आपको पहले बता दिया ना कि कैश फ्लो की फिगर मैं बता रहा हूँ। अब मेन मसला है कि ये वैल्यूज़ कैसे डिसाइड होती हैं, तो वो चीज़ों की तरफ हम लोगों ने जाना है, क्योंकि अगर आपने गलत ईयर में कैश फ्लो लिखा तो एनपीवी गलत निकलेगी, डिसीजन इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें स्टेप्स के मार्क्स तो आपको दे रहा होगा, लेकिन डिसीजन क्योंकि गलत हो गया डिसीजन के मार्क्स कट जाएंगे। तो उससे ऐसे ना वो थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा, यानी थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए तो फिर ये चीज़ें मैनेज होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, आप लोगों को मैंने ना कल ग्रुप के अंदर क्वेश्चन शेयर किए थे इसके। ठीक है, वैसे फोटोकॉपियर के पास भी हैं, अगर आप लोगों ने उसे प्रिंट निकालना हो तो। अभी इसका जरा क्वेश्चन 1 देखिएगा। ये ना बिल्कुल बेसिक से मैंने क्वेश्चन डाले हैं, ताकि एक दफ़ा आप लोगों को कैश फ्लो डिसाइड करना आ जाए, फिर एग्जाम लेवल के क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। आप लोगों ने कहा था ना इसमें इन्फ्लेशन का मसला, टैक्स का मसला, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, और पेपर में वो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ डाल के देता है। जिसके मतलब पास पेपर के क्वेश्चन मैं तभी करा पाऊंगा जब मैं इंडिविजुअली सारी चीज़ें आपको कवर करा दूंगा। जी, तो अब इसको देखिएगा। कह रहा है एन इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट रिबल वुड कॉस्ट 12,000 नाउ। नहीं है ग्रुप में आप लोग का? इसकी तस्वीर तो अलग है। आपको ऐड करा रहे नंबर में क्या जी, अब देखिएगा। कह रहा है एन इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट रिबल वुड कॉस्ट 12,000 नाउ and generate return 6,000, 4,000, 8,000 at the end of each of next 3 years respectively. If company's cost of capital is 10%, what is the net present value of the project? अच्छा, अब आप लोग ना फिलहाल सिर्फ ईयर्स और कैश फ्लोज बनाएं इसके, मतलब ये सिर्फ पहले 2 कॉलम खुद ड्रॉ करें। अभी सिर्फ मैं कैश फ्लो की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बाकी आगे जगह छोड़ दीजिएगा, एनपीवी घर पे आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा। अभी सिर्फ ईयर और कैश फ्लोज बनाइएगा इसके।
अच्छा, अब मैं इसके कैश फ्लोज बोलता हूँ ताकि अपना आंसर आप चेक कर लें। तो ईयर 0 के अंदर 12,000 नेगेटिव में, ठीक है, आउटफ्लो है ना। उसके बाद ईयर 1 में पॉजिटिव के अंदर 6,000, ईयर 2 के अंदर 4,000, ईयर 3 के अंदर 8,000। यही आए सबके। अच्छा, अब इस तरह इसका सेकंड क्वेश्चन देखें। Can an investment in a project would cost 10,000 now and 5,000 in 1 year's time? Annual cash return would be 4,000 for 5 years starting in 1 year's time. What is the NPV of the project? इसके अब कैश फ्लोज बनाएं जरा। सर 2 से 5 कर सकते हैं, मतलब इस तरह एनुटी हम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि अगले 5 साल में तो 2 से आगे इस तरह 7 तक। नहीं, कहाँ पे है? नहीं, फिर क्वेश्चन जो अभी आपने दिया इसमें ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आगे आप कह रहे 2 से ऑनवर्ड, यानी इस तरह लिखने के लिए। हाँ, वो लिखा जा सकता है। हो गया? अच्छा, जरा देखिएगा, मैं बोलता हूँ। ईयर 0 में आउटफ्लो 10,000। अच्छा, ईयर 1 में उसने कहा 5,000 का आउटफ्लो है लेकिन 4,000 का इनफ्लो भी है, तो इसका मतलब 1,000 आउटफ्लो आप इसको कर दें। उसके बाद ईयर 2, 3, 4 और 5, इन चारों साल में 4,000 का इनफ्लो आ जाएगा। जी, यही बने सब। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन 3 के बनाए। जी, बन गए। जी, अब इसमें कह रहा है परचेज ऑफ मशीन कॉल्ड द निडर वुड कॉस्ट 2,000 but would generate net cash inflow 500 for each of 6 years. Machine would have to be purchased now, but the market for the product would take some time to develop, so first inflow would not arise until the end of 3rd year. What is the NPV if cost of capital is 10%? जी, कह रहा है एक मशीन जिसकी कॉस्ट है 2,000 अभी खरीदना पड़ेगी, तो ईयर 0 में आउटफ्लो आ जाएगा। लेकिन कह रहे इस प्रोडक्ट के साथ ना मैं 500 का इनफ्लो होना है 6 साल तक, लेकिन इस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पे टाइम लगना है। सो कह रहे कि पहला कैश फ्लो 3रे साल के एंड तक जनरेट नहीं होगा
अच्छा, तीसरे के एंड तक जनरेट नहीं होगा तो इसका चौथे के स्टार्ट से हो जाएगा। चौथे का स्टार्ट कौन से ईयर बनता है? हाँ जी, एंड ऑफ ईयर 3, तो इसमें 3 बन गया ना। वो तो आपका ने कहा था ना ईयर 3 का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ ईयर 3 या स्टार्ट ऑफ ईयर 4। तो उसने आपको कहा तीसरे साल के एंड तक मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, इसका मतलब चौथे साल के शुरू से मिलेगा। तो चौथे साल का शुरू भी ईयर 3 होता है। इसका मतलब ईयर 0 में आपका आउटफ्लो आना था 2000 का, ठीक है। ईयर 1 में कुछ नहीं, ईयर 2 में कुछ नहीं, फिर 3 से लेके 8 तक आप लोगों का इनफ्लो आना था 500। ठीक है, तो 3 से आपके 8, क्योंकि उसने 6 साल तक कहा था ना, तो 3 से 8 अगर आप गिने तो 6 साल पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह करके इसको करना था। ठीक है, तो फिलहाल इसको मैं यहाँ तक रहने देता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसमें क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने ज्वाइन करना था हमें मंडे से, तो इस वजह से वैसे तो आप लोगों का फ्राइडे तक क्लासेस होती हैं, इस वीक के लिए सिर्फ आपकी आज लास्ट क्लास होगी, यानी नेक्स्ट क्लास आपकी अब मंडे को होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।